इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक आदमी का खून किया है। मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने आई हूँ। किसे मारा है आपने? एक गुब्बारे वाले को। मैं मंदिर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। सड़क पार करना चाहती थी, मगर गाड़ियों की वजह से तभी एक गुब्बारे वाला आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क पार करवा दी। पूरी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, लेकिन जब जिंदगी खत्म होने आई तो एक इंसान की जान ले बैठी हूँ। कहाँ हुआ था ये? सर, इस जगह को देख के तो नहीं लगता यहाँ वैसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वो औरत झूठ क्यों बोलेगी? एक काम करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। ठीक है? अजीब बात है सर, यहाँ हर कोई कह रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई गुब्बारे वाला बैठा ही नहीं। कमाल है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और यहाँ पर किसी ने कुछ देखा भी नहीं। चलो माना कि कुछ देखा नहीं, फिर भी लाश कहाँ है? वो सामने बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ से फुटेज मंगाओ। अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो डेफिनेटली कुछ उसमें मिलेगा। इस दौर और इस जमाने में जहाँ खुलेआम गलत करना और फिर उस गलती के परिणामों से बच निकलना ताकत का पर्याय बन चुका हो, जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द 5 या 10 पैसे के सिक्कों की तरह चलन से पूरी तरह से गायब हो चुके हों। अंतरा ने जो किया था वो काबिले तारीफ था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था क्या वो सच था या फिर इस सच का एक और चेहरा था जो अभी तक सामने नहीं आया था? लाश कहाँ गई मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे मारा है। ऐसी बात मैं झूठ थोड़ी कहूंगी। ठीक है माँ जी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। कहाँ रहती हैं आप? घर क्यों पूछ रहे आप? खूनी की जगह तो जेल में होती है ना, मुझे यही रख लो जेल में। देखिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आप जो कह रही हैं वो सच है, ना ही आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है। इसलिए फिलहाल हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अपना एड्रेस बताइए। वो जो बड़ा वाला मंदिर है ना, शिवाजी नगर के पार्क के पास, वहीं से कुछ थोड़ा आगे है। थोड़ा आगे है मतलब? आपको अपना एड्रेस मालूम नहीं है? मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए इतनी कमजोर और उम्र दराज औरत अपनी छड़ी से किसी को मारे और वो रास्ते पे गिर पड़े, मुश्किल लगता है। इसके अलावा इस तरह के इंसिडेंट की कोई दूसरी रिपोर्ट भी नहीं आई है, ना हमारे पास ना कंट्रोल रूम के पास। सर, मुझे तो मामला कुछ और लगता है। वैसे भी इनकी दिमागी हालत कुछ। जो भी हो, हमें इनकी फैमिली को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। और ये जिस शिवाजी नगर के मंदिर के बारे में जिक्र कर रही है, उसके आसपास जाओ
और ये खबर करो कि कोई इनको या इनके फैमिली को जानता हो। राइट सर। सुनिए, हो साहेब, इन्हें पहचानती हैं? हो साहेब, ह्या तर अंतराजी. आप कह रहे हैं कि माँ पुलिस स्टेशन में है, घर पे नहीं है? हाँ, माँ जी सच में घर पर नहीं है। आप लोगों की 75 साल की बूढ़ी माँ जो बिना छड़ी के सहारे चल भी नहीं सकती है, सुबह से घर में नहीं है और आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। सर मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा होगी यहीं पे। सर वो एक्चुअली माँ जी की आदत है ऐसे ही बिना बताए घर से निकल जाने की। हम खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो जानबूझकर ऐसा करती हमें परेशान करने के लिए। वैसे आप लोगों के चेहरे देखकर लगता तो नहीं है कि आप लोग उनके लिए परेशान हैं। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आपकी माँ पुलिस स्टेशन में, उन्होंने सरेंडर किया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी गुब्बारे वाले का मर्डर कर दिया। आई, बाबा कुठे आहे? वो अब तक आई क्यों नहीं? उनकी गुब्बारे बिक गई होंगी ना अब तक। बाबा ये दिल, हाँ तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, चलो पहले खाना खा लो। वो किसी काम में फंस गए होंगे ना, इसलिए ज्यादा लेट हो गया उनको। लो। आई, बाबा को फोन करो ना। बैलेंस भी अभी खत्म होना था। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। खा बेटा। दीपिका जरा फोन देना। काय झालं वहिनी, सब ठीक तो है? वो 4 दिन से घर नहीं आया ना, इसलिए फिक्र हो रही है। अंतरा लगातार एक ही बात कहे जा रही थी कि उसके हाथों एक गुब्बारे वाले की जान गई है, लेकिन पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी उन्हें ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं मिला था जो ये साबित कर पाता कि अंतरा जो कह रही थी वो सही कह रही थी। दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे हिस्से में वाकई में गुब्बारे वाला गायब था और उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही थी, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर मामला था क्या? क्या अंतरा सच कह रही थी? क्या उसका परिवार भी ये सच्चाई जानता था, लेकिन परेशानी या किसी मुसीबत से बचने के लिए इस सच्चाई को छिपा रहा था? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उस आदमी को खून किया है। मुझे यही रहना है जेल में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। मैं यही रहूंगी। माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने आपकी बताई हुई जगह पर पूछताछ की, उसके अलावा हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। कोई मरा नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ क्या है ये सब? अच्छा लगता है क्या? चलिए आप उठिए। नहीं, नहीं, मुझे यही रहना है। क्या बात है माँ जी, आप अपने घर नहीं जाना चाहते? कोई परेशानी है क्या? सावकाश। थैंक यू सर। चलो माँ चलो, लीजिए चलो। हाँ आप भी माँ खाम परेशान हो जाती है। चलिए। बस एक बात समझ में नहीं आई, ये माँ जी अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? सर मैंने इनके पड़ोसी से पूछताछ की थी। ह्या तर अंतराजी. साहेब, इनके साथ इनके घर वालों ने कुछ गलत किया है क्या? मंजे? बड़ी अजीब फैमिली है सर इनकी। रात को अक्सर इनकी रोने की आवाज़ आती रहती है उनके कमरे से, और दिन में इनकी बहुएं चिल्लाती रहती है। और कुछ पता चला? हाँ सर, तो इनका बड़ा बेटा धीरज एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और छोटा बेटा समर B ग्रेड नॉवल लिखता है। सर इन दोनों की बीवियां घर में हाउसवाइफ है। ये क्या करे? अरे ये तो मेरे से ये तो उनकी आखिरी निशानी है बेटा। माँ ये सब ड्रामा बंद करो। उनका निशानी नहीं रहा तो उनकी निशानी रखकर क्या होगा? कब से कचरा इकट्ठा करके रखा है, जगह होगी तो काम ही आएगी ना। ये सब फालतू की बातें बंद करो, इनको काम करने दो अपना। हटो।
तो रेड कलर बहुत सूट करता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पहनूं। बहू 6 महीने हो गए, चश्मा टूट गया, अभी तक नहीं बनवाया। अखबार तक पढ़ना छूट गया है मेरा। रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। क्यों? किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो क्या, जो अखबार पढ़ना इतना जरूरी है? सही कह रही है भाभी, कोई जरूरत नहीं आपको अखबार पढ़ने की। ये गुब्बारे वाले मोटे की कहानी भी ना आपने कोई भी अखबार की न्यूज पढ़कर बनाई होगी। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। तुम्हारा पति पिछले 4 दिन से गायब है और तुम अब आ रही हो रिपोर्ट लिखवाने। साहब, वो अपने काम की वजह से 2-3 दिन के लिए हमेशा बाहर जाते थे और मुझे लगा कि वो लौट आएंगे। पहले तो उनका फोन भी लगता था साहब, पर अभी फोन भी बंद है। और मैं पहले कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई साहब, इसलिए मला समझत नव्हतं साहेब मी काय करूं। साहब मेरे पति को ढूंढिए साहब। इनकी कंप्लेंट और इनके पति का नंबर दर्ज कर लो। जैसे ही आपके पति के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। दवाई खा लो। बहुत दवा के लिए तो 2 घंटा और बाकी है। अभी दूध उबाला था, पी जाओ, बाद में मैं भूल जाऊंगी। दूध गर्म है बहू, ठंडा करके दे दो ना। लोगों को उंगली दो तो वो पोंचा पकड़ते हैं, लेकिन तू तो सीधा गर्दन पकड़ती है। ठंडा चाहिए? ये ले, हो गया ठंडा। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? टीवी चल रहा है और क्या, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपके पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि अंतरा जी की यहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपके सामने तो बैठी हैं, ठीक नहीं लग रही हैं क्या? थोड़ी देर पहले टीवी की वॉल्यूम ज्यादा थी, इसलिए पड़ोसियों को गलतफहमी हो गई होगी और आपको फोन खटका दिया। माँ जी क्यों रोएंगी? देखिए माँ जी, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, तो आप हमें बताइए, आपको डरने की जरूरत नहीं। गलत तो मैंने किया है, मार डाला उसको। देखा सर, ऐसी ही उटपटांग बातें किया करते हैं आप। तो क्या किसी को ऐसा ही लगेगा ना कि हम इन्हें परेशान करते हैं? अरे हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है हम क्या करें इनका। सर कुछ मिला नहीं इधर देखने के बाद। ठीक है, आसपास और चेक करो और सभी लोगों से पूछताछ करो। सर इस फोटो को ध्यान से देखो, ये आपके एरिया का ही रहने वाला है। इसको देखा है कभी? सर किसी आदमी की रोजी रोटी का जरिया यही हो तो इसे लवारिस की तरह छोड़ के नहीं जाएगा। एक काम करो सर, आसपास अच्छे से पूछताछ करो, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। जाओ सर। मैं करता हूँ बात। सर कुछ नहीं मिला और किसी ने उसको देखा भी नहीं। एक काम करो सर, उसकी फ़ोन की लोकेशन निकलवाओ, शायद उससे कुछ पता चल सके। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं तो मेरे बाबा के साथ ये दुनिया छोड़ के कब की चली गई होती। ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी इस माँ की वजह से हो रहा है। बताया था ना पुलिस वाले के सामने क्या बोला था इन्होंने? नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं। अरे रहने दो यार, अच्छी तरह जानता हूँ मैं आपको। इतनी शिकायत है तो मर जाओ ना, आपकी भी छुट्टी होगी और हमारी भी। क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? एक तो पूरे दिन वहां ऑफिस में झक मरवाओ और यहाँ घर पे आके ये झेलो। मैं भी यही कह रहा था भाई। माँ तो पागल है ही, और सड़क छाप नॉवल लिखते लिखते तेरा दिमाग भी सड़ गया है। और तुम तो समझदार हो ना, फिर संभालते क्यों नहीं साहब? अरे लेकिन आप अपनी माँ की गलती के लिए मुझे क्यों? शट अप। के सामने मेरी बेइज्जती करके आराम से सो रही है। और कुछ नहीं किया। रुक जा, बताती हूँ तुझे। रुक, कुछ नहीं किया मैंने। हर्ष, मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष,
मैंने कुछ नहीं किया। किसी पिक्चर पजल यानी कि चित्र पहेली की तरह का केस था ये, जहां तस्वीर के तीनों टुकड़े अलग अलग पड़े थे। तस्वीर का पहला टुकड़ा था बुजुर्ग अंतरा, जिसकी मानसिक स्थिति पुलिस को ठीक नहीं लग रही थी। दूसरा था गुब्बारे वाला, जो वो गुब्बारे वाला भी हो सकता था जिसकी मौत का जिक्र अंतरा अब भी बार बार कर रही थी, जो एक अनजान जगह अंधेरे कमरे में कैद थी और हर गुजरते मिनट के साथ अपनी मौत की तरफ सरक रही थी, और जिसके होने तक की खबर पुलिस के पास अब तक नहीं थी। इस मामले की सही और पूरी तस्वीर को सामने लाने के लिए इन तीनों टुकड़ों का अपनी सही जगह पर आना जरूरी था, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये तीनों टुकड़े एक दूसरे से इतने अलग थे कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनके बीच के संबंध का कोई भी तार पुलिस को अब तक दिखाई नहीं दिया था। सर, गुब्बारे वाले कुमार का फोन लोकेशन आ गया है। आखिरी बार उसका फोन शिवाजीनगर थाने के पास एक्टिव था और बाद में वहीं पे स्विच ऑफ हो गया। एक काम करो, शिवाजीनगर थाने में उसका फोटो फैक्स करो, मैं बात करता हूँ अभी। सर, हाँ फैक्स मिल गया। हाँ, गुब्बारे वाला 4 दिन से मिसिंग है। ठीक है, हम देखते हैं। क्या बोला दिनेश? सर, गुब्बारे वाला गोखले नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, इसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई। 4 दिन से गायब है। 4 दिन से गायब है? इलिया से अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन कब आए थे? सर, तकरीबन 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। मैंने एक आदमी का खून किया है। किसे मारा है आपने? गुब्बारे वाले को। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये गायब हुआ उसी दिन अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन में आए। इलियास, सर, अंतरा जी को बुला लें। साहब, मैं तो आपको कब से यही कह रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा यकीन नहीं कर रहे। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है अंतरा जी। ये बात सच है कि एक गुब्बारे वाला गायब है। ये भी हो सकता है कि ये वही गुब्बारे वाला हो जिसके बारे में आप हमें कह रही हैं और आपको लगता है कि आपने उसे मारा है, लेकिन ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है। अंतरा जी, इस मामले में आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अंतरा जी, सच क्या है हमें बताइए। हम सच सुनने का इंतजार कर रहे हैं अंतरा जी। अंतरा जी, बोलिए। मेरा बेटा धीरज, उसी ने मारा है उसको। क्या? ये कैसे कह सकती है आप? मैंने खुद देखा है उसे, उस आदमी के साथ। और उन्हें बचाने के लिए आपने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? मेरा बेटा है वो, पूरा घर उसी से चलता है। अगर मैं जेल चली जाती तो वो बच जाता और मेरी बची हुई जिंदगी सुकून से कट जाती। सर मेरी बात तो सुनिए आप। सर मेरी माँ झूठ बोल रही है सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अरे दिमाग खराब हो गया सर उसका। पहले उसने कहा था कि उस गुब्बारे वाले को उसने मारा है, और अब वो ये कह रही है कि मैंने मारा है। वो झूठ ना कल बोल रही थी ना आज बोल रही है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रही है वो सच में गायब है। ठीक 6 तारीख से तुम्हारे इलाके में वो गुब्बारे बेच रहा था और उसी इलाके से वो गायब हुआ है। उसके फोन का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही था, और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैंने उससे बात नहीं की। तेरी माँ हमें झूठी कहानी सुना रही थी उस गुब्बारे वाले की, तब तूने क्यों नहीं कहा कि तू किसी गुब्बारे वाले को जानता है? मैं जानता वानता नहीं हूँ सर उसको। उस दिन सर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो जैसे ही मैं निकला वो गुब्बारे वाला मेरे सामने आ गया सर, और मुझसे गुब्बारे लेने के लिए कहने लगा। मैंने उसे मना कर दिया सर। उसके बाद भी सर वो गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने रुपए निकाल के उसे दे दिए, फिर मैं चला गया सर। और सर मेरी माँ ने मुझे उससे बात करते हुए देखा है ना सर, उसका खून करते हुए तो नहीं देखा है। तो फिर आप किस बिना पे सर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। जाने देंगे, लेकिन ये केस सॉल्व होने के बाद। सर, कुमार के गायब होने से कुछ दिन पहले उसे धीरज के ऑफिस के बाहर देखा गया था। इसे पहचानते हो? इस आदमी को देखा है मैंने सर। कब, कहाँ?
लेकिन किसी ने भी उसको धीरज के ऑफिस के अंदर जाते हुए नहीं देखा, ना ही उससे बात करते हुए देखा, ना ही उसके साथ आते जाते देखा। समर, क्या कर रहे हो? उठो उठो समर, पागल हो गए तुम दोनों। अगर अभी इन्हें कुछ हो गया ना, पुलिस हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे ऑफिस के सामने क्या कर रहा था? ये मेरी गलती है कि जिस एरिया में मेरा ऑफिस है वहीं वो अपने गुब्बारे बेचता था। आपको धोखा हुआ है, मैं किसी का खून वून नहीं कर सकता। मेरी माँ मुझे जानबूझ के फंसा रही है, मुझसे बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? किस बात का? वो मुझे अपने पति यानी मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार समझती है। हाँ, वही जिम्मेदार है मेरे पति की मौत का। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर को फोन करो। थोड़ा पानी पी लो, पानी। अरे समीर, समीर जरा आना, बाबा को कुछ हो रहा है। समीर, पानी पी लो। समीर, समीर। सुबह सुबह आप लोगों का ये ड्रामा शुरू हो गया। मुझे एक्सपोर्ट बॉडी की मीटिंग में जाना है। अब वो मीटिंग अटेंड करूं कि यहाँ रुकूं, अपने आप देख लेना। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच कहा है। पागल है वो, और झूठी भी, और वो अब भी झूठ बोल रही है। अगर खून हुआ है तो डेड बॉडी मिलनी चाहिए। मिली है आपको डेड बॉडी? नहीं ना, फिर किस बिना पे आप मुझे यहाँ हिरासत में रख सकते हैं? सर, इनका लॉयर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरा जी हमसे वाकई में झूठ बोल रही हो, अपने बेटे से बदला लेने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है? सर ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कोई तो है जो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर से इंक्वायरी करो और इस बार गहराई से पता करो पिछले 10 दिन में कुमार कहां गया था और किस किस से मिला था। हो साहब, हाँ मानो साला होता, लेकिन किसी और के साथ, ये नहीं था। जिस गुब्बारे वाले के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे भाई पर है, क्या तुम उसे जानते हो? जी सर, उसे जानता हूँ। कई बार उसे मैंने अपने एरिया में गुब्बारे बेचते हुए भी देखा है। मैंने उसे बात भी की थी अपने भतीजे हर्ष के बर्थडे के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा महंगा ही बोल रहा था गुब्बारों के बारे में। सिर्फ इतना ही? उसके साथ चाय की दुकान पर गपशप लड़ाने वाली बात बताना भूल गए या जानबूझ के नहीं बताया? तो अब मेरे बड़े भाई के बाद आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। रियल लाइफ से मैं अपने कैरेक्टर्स और स्टोरीज उठाता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उन्हें जानूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया है। इलियास, इन्हें लॉकअप में ले जाओ, कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलवाओ, शायद अगले नॉवेल का सब्जेक्ट मिल जाए। सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ सर। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। एक भाई बिजनेसमैन और दूसरा नॉवेलिस्ट, इस गुब्बारे वाले के साथ इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? और इस गुब्बारे वाले को मार के या उसे गायब करके इनको क्या मिलने वाला था? सर, हो सकता है कि इनकी बातें सच हो और हम गलत जगह कनेक्शन ढूंढ रहे हो। इलियास, एक काम करो, गोखले नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर जो इस कुमार के मिसिंग केस में काम कर रहा है, उससे बात करो। जितनी इंफॉर्मेशन तुम उससे निकाल सकते हो उतनी निकालो, और ये पूरी डिटेल्स उसके फोटोग्राफ के साथ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। सर, अरे आशीष, सर आपको एक लीड देनी थी। क्या? गणेशपुरा पुलिस थाने से कॉल आया था। उनका कहना है कि मर्डर के एक केस में प्राइम सस्पेक्ट है ये गुब्बारे वाला। क्या? ये गुब्बारे वाला प्राइम सस्पेक्ट? पुलिस की कोशिशों ने गुजरते वक्त और बदलते घटनाक्रम ने इस केस पर नई रोशनी तो डाली थी, लेकिन इस रोशनी ने जुर्म की तस्वीर को साफ करने की बजाय और धुंधला कर दिया। अब तक जिस गुब्बारे वाले को जुर्म का शिकार माना जा रहा था, वो खुद एक कत्ल के मामले में वांटेड था। अब संभावना यह भी थी कि कत्ल करने के बाद वो कहीं गायब हो गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो गुब्बारे वाला कौन था जिसकी मौत की बात अंतरा कर रही थी?
और अगर ये दोनों इंसान एक ही था तो फिर वो इस वक्त कहां था, जिंदा था या मर चुका था? एक मकड़ जाल बन चुका था जिसका कोई भी सिरा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अरे जूही, जूही, अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। समीर, अरे कैसे क्यों करते हो? अरे कोई तो सुनो। अरे क्यों शोर मचा रखा है? पानी चाहिए। बड़ा महान काम किया है जो पानी पिलाऊं तुम्हें। क्या हो गया? प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी चाहिए तुझे? हाँ। सबको तो जेल भिजवाने पे तुली हुई है, तुझे पानी चाहिए? चल मैं पिलवाता हूँ तुझे पानी, चल। सर 26 अगस्त को मीना नाम की औरत की लाश मिली थी। वो पास के घर में घरेलू काम करती थी। उसकी एक बेटी रानो थी जो तब से लापता है। उसके बाद उसे पास के बस स्टॉप पे रानो के साथ बस पे चढ़ते हुए देखा गया। तब से तलाश जारी है, ना रानो का पता है ना कुमार का। सर मीना की लाश यहीं पे मिली थी, उसके बॉडी पर चाकू के निशान थे। सर ये मीना की पड़ोसी है, इन्होंने ही आखिरी बार उसे कुमार के साथ देखा था। क्या आपको पूरा यकीन है कि हाथ तोच मानुस होता? हाँ साहब, 100% यही आदमी था। गए महीने की 26 की शाम को मीना के साथ कुछ बात कर रहा था और फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि मीना को किसी ने मार दिया है करके। और साहब ये कोई 4 दिन पहले मीना के नाम पर कुछ आया था डाक से। शेल्टन हाई कॉन्वेंट स्कूल से लेटर, वो भी रानो के नाम? सर ये तो महंगा स्कूल है। इतने महंगे स्कूल में रानो का एडमिशन? ये मीना के पति के बारे में क्या जानती हैं आप? मीना बोलती थी बहुत पहले ही छोड़ के भाग गया था उसको। कभी बताया क्यों छोड़ दिया था? वो तो कभी कुछ नहीं बोली साहब। चलो, पहले अंतरा और गुब्बारे वाला कुमार, फिर धीरज और उसका भाई समर, और अब मीना और उसकी गायब बेटी रानो। ये एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी इस केस से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है इन सबका आपस में? कहीं ये कुमार जिसको अब तक हम विक्टिम समझ रहे थे, तो आखिर एक मुजरिम निकला, मीना का कातिल। सर हो सकता है वो मीना का पति हो और मीना की तरह रानो को अपने साथ ले गया। लेकिन सर मीना अपने बच्ची को जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो फी कैसे भर रही? कहीं ना कहीं से तो भर रही थी ना वो। बस तुम जाके ये पता करो कॉन्वेंट स्कूल में कि ये मीना पैसे भरने के लिए अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई जा रहा था। वो कैश में भर रही थी या चेक से भर रही थी? और अगर चेक से भर रही थी तो वो चेक नंबर निकालो और तुम दोनों, तुम अंतरा के घर जाओ और पता करो कि वहां कोई मीना को जानता था। ठीक है सर। एक काम करते हैं, मीना की मौत के बाद उसकी कॉल डिटेल्स और उसके फोन की लोकेशन दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं कुछ नया पैटर्न मिलता है। एक काम करो, तुम कुमार की वाइफ के पास जाके पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। मलाने महती साहब, वो किससे मिलते, कहाँ जाते हैं? कहकर तो जाते हैं कि काम पे जाते हैं करके, और मैं उसी बात को सच मानती हूँ। अगर उन्होंने किसी दूसरी औरत को रखा रहेगा तो मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसके व्यवहार में इन दिनों कुछ बदलाव महसूस किया था? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 20-25 दिन से वो थोड़ा लेट आने लगे थे, और जब भी मैं पूछती उनको तो वो टाल देते थे। टाल देता था? इस डॉक्यूमेंट की कॉपी मिल सकती है? जी बिल्कुल। सर बिना एडमिशन के लिए अकेले गई थी, फी कैश में भरी थी और उन दिनों मेड प्लेसमेंट एजेंसी में काम किया करती थी। सर हमने कुमार की लोकेशन फिर से चेक की थी और उसकी मूवमेंट से ये पैटर्न मिला है हमें। सर ये देखिए, नॉर्मली डेली वो इस रास्ते से जाया करता था, टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए, लेकिन सर 27 अगस्त के बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया। सर वो यहाँ पर रुकता भी था।
कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, उसके बाद सीधा घर। 26 अगस्त को मीना का मर्डर हुआ और उसी दिन वो रानो को लेके वहां से गायब हो गया। उसी के अगले दिन से उसने अपना रास्ता बदलकर वो इस जगह पे रुकना उसने शुरू कर दिया। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उसने रानो को उसी एरिया में कहीं छिपा कर रखा होगा और उसे मिलने के लिए वो इस जगह रुकना उसने शुरू कर दिया होगा। चलो चलकर देखते हैं कि क्या मिलता है। और शिंदे, तुम उस प्लेसमेंट एजेंसी में जाके ये पता करो कि उन दिनों मीना कहां काम करती थी। सर चलो। सर, रानो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई। सर, ये तो इस कहानी में नया मूड आ गया। और अगर कुमार उसे नहीं मारना चाहता था तो इसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर क्यों कर रहा था? कुमार रानो को टॉर्चर नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि कुमार उसे रोज खाना देने जाता था। सिर्फ कुमार जानता था कि रानो कहाँ, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गया और इसलिए रानो भूखी प्यासी वहां पड़ी रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रानो कुमार की बेटी थी, और अगर थी तो वो किससे छुपा रहा था? सर, मीना उन दिनों जहां काम करती थी उस जगह का पता मिल गया। चलो इसे आने जा रहे हैं सर। चलो। यहाँ क्या है सर मेरे? सर मुझे बताइए। तैयार। चलो। क्या है ये? इस बार मैं माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, सच कह रहा हूं। अरे वर्दियां पहन रखी तो आप कुछ भी करोगे, किसी भी शरीफ आदमी को उठा लोगे। मैं मानहानि का दावा करूंगा आप लोगों पे, समझ में आए? ये वर्दियां उतरवा दूंगा आप लोग। देखो, ध्यान से देखो, मीना और उसकी बेटी रानो, याद आया? एक कौन है ये? मैं नहीं पहचानता इसे। नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। पढ़ इसे, क्या लिखा है इसमें? इंग्लिश आती है ना तुझे पढ़नी, या हम पढ़ाए तुझे अपनी भाषा में? तेरी और रानो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव है। चकरा गए ना, तेरे बालों के सैंपल्स लिए थे हमने, और ये सबूत काफी है दुनिया और कोर्ट के सामने तुझे नंगा करने के लिए। अब तू उगलेगा या हम तुझसे उगलवाएं? हाँ सर, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मीना मेरे ऑफिस में काम करती थी, मेरा रिश्ता बन गया था सर उससे, और बदकिस्मती ये रही कि वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर रानो पैदा हो गई। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं उस लड़की की परवरिश वैसे ही करूं जैसे मैं अपने बेटे की करता हूं। मैंने उसकी ये शर्त मान ली और उसे एक अच्छी स्कूल में डलवा दिया, और 6 महीने तक मैंने फीस भी जमा की। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर ये लड़की कल को पढ़ लिख गई और मेरे दरवाजे पे आके अपना हक मांगने लगी तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा सर। मैं ये नहीं होने दे सकता था सर, कभी नहीं होने दे सकता था। एक दिन समर ने मुझे बताया उस गुब्बारे वाले के बारे में कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बस मुझे अपने काम को अंजाम देने का हथियार मिल चुका था सर। जैसे ही मैंने उस गुब्बारे वाले के सामने 1 लाख रुपए रखे, वो तुरंत राजी हो गया। तूने अपनी ही बेटी से उसकी बेटी होने का हक छीना, फिर उसकी माँ को उससे छीना, बदले में कुदरत ने तेरे बेटे से उसका बाप छीना, वो भी तेरी अपनी माँ के हाथों। कमाल है ना, कुदरत का इंसाफ। कुमार की लाश के साथ क्या किया तूने? उस कमीने को मैंने वहीं तालाब के पास मार के उसी में फेंक दिया। और इस तरह असली अपराधी धीरज को सामने लाकर पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी। अंतरा ने अपने बेटे और बहुओं के जुल्म और अपमान से तंग आकर अपने घर को छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सके। दूसरी तरफ धीरज को उसके किए गए अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।
उसने अपनी जिस इज्जत, साख और परिवार को बचाने के लिए सब कुछ किया था, वो अब कुछ भी सलामत नहीं रहा। हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जो गलतियां समाज और कानून के नियमों को तोड़ती हों, उन्हें करने से बचिए। और अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो उसे छिपाने की बजाय स्वीकार करने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अपने और अपनों के भविष्य को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। इसे तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए ये। हम कैसे रख ले इसको? देखो हमें कुछ नहीं पता है, बस तुम रख लो इसे। अरे तुम भी गजब करती हो शीतल यार। तुम इसे रख रहे हो या नहीं? हाँ जीवन, तुमने रिक्शा स्टैंड पे देखा? दीदी सभी जगह देख चुके हैं पर वो कहीं मिल ही नहीं रहे। आपके कहने के मुताबिक हमने तो रेलवे रेस्ट रूम से लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन तक भी छान मारा, लेकिन उर्मिला और गुड्डू का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन को आके 5 घंटे हो चुके हैं। हम तो घर भी जाकर वापस देख कर आए। आखिर अब मैं क्या करूं? इसीलिए जीवन, हमने तुमसे कहा था कि उर्मिला को मोबाइल लेकर दो, पर तुम हो कि हमारी बात मानते ही नहीं। दीदी आप अपनी बहू से एक बार फिर से पूछिए ना, वो ठीक से बिठाई थी ना ट्रेन में। अरे जीवन, हमने पूछा बहू से, वो कह रही है कि उसने खुद ने दोनों को ट्रेन में बिठा दिया था। शीतल, इतनी देर से इवनिंग वॉक से घर आती हो, क्या ये ठीक है? 5वां महीना चल रहा है तुम्हारा। अमृत, डॉक्टर ने तो हमें बोला है हमको अपनी बस। अच्छा देखो, आँख दिखाओ। हाँ बस करो, कुछ नहीं हुआ है हमें। यार तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है ये। कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा मामला। तो इसमें इतने सोचने की भी क्या जरूरत है? एक काम करो, जासूस लगा दो हमारे पीछे। जासूस की नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो रहा है, पागल हो रही है तुम। शीतल सुनो, आपकी चाय। क्या बात है, बड़ी अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? फिर से वही रोज रोज का ड्रामा देखने को मिल गया। अच्छा, शीतल और अनिरुद्ध? हाँ, आज फिर से शीतल मैडम सुन रही थी, इतना लेट क्यों आती हो, कहाँ रहती हो, वही सब वगैरह वगैरह। पता नहीं इनका रिश्ता कभी ठीक होगा या नहीं। अरे ऐसा कौन सा ट्रेन में बिठा दिया जीजाजी जो उर्मिला और गुड्डू अभी तक घर ही नहीं पहुंचे? ये सारी गलती मेरी है। 8 साल से रिश्ता नहीं था ना, अलग थे, अच्छा था, खुश था। अब 2 दिन से एक क्या नहीं हुए, मेरे परिवार के 2 सदस्य गायब हैं। कुछ ज्यादा चढ़ा कर आया है जीवन, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। जब हमने एक बार तुझे बता दिया कि शीतल खुद स्टेशन जाकर उनको ट्रेन में बिठा कर आई थी, तो ये बार बार हम पे इल्जाम लगा के तू साबित क्या करना चाहता है? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है, बस। जीवन, सच तो यह है कि उर्मिला तेरे पास वापस आने ही नहीं चाहती थी, इसीलिए चली गई तुझसे दूर। और तुझ जैसे इंसान के साथ कोई खुश कैसे रह सकता है? सीधे सीधे बता दो, मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? अगर बाहर पे घुसा है और दोबारा घर में घुसने मत देना। ये ठीक नहीं कर रहा तू। अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तेरा वो हाल करूंगा अमरमणि, तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे चलो निकलो यहाँ से। 5 महीने की गर्भवती शीतल खुद गुड्डू और उर्मिला को ट्रेन में बिठाकर आई थी, लेकिन गुड्डू और उर्मिला पिछले 10 घंटों से गुमशुदा थे। क्या हुआ था उनके साथ और कहां थे वो? जीवन के परिवार और अमरमणि के परिवार के बीच किस बात को लेकर खटास थी? कहीं यही खटास उर्मिला और गुड्डू के लापता होने की वजह तो नहीं बनी? सभी जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन कहीं नहीं मिले।
हमको तो पूरा यकीन है सर, ये वही लोगों का काम है। हमारी बीवी और बच्चे को छुपा के रखा हुआ है। कोई खास वजह है? वजह है सर, लेकिन हमको नहीं पता था कि 8 साल पुरानी वजह अभी तक दिल में लगा कर बैठा होगा वो। 8 साल पुरानी वजह? बाबूजी मरने से पहले निर्मला दीदी के नाम 4 बीघा जमीन की थी और बाकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम। लेकिन वो जीजा अमरमणि का कहना था कि ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी और निर्मला दीदी के बीच आधे आधे हो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। और इसी वाद विवाद की वजह से 8 साल तक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। अब जब धीरे धीरे मामला शांत होने लगा तो निर्मला दीदी ने ही प्लान बनाया कि हमारे बीवी और बच्चे कुछ दिन के लिए वहां घुमाएं। 8 साल बीत चुके हैं इस बात को जीवन जी। क्या आपको लगता है वो लोग अभी तक इस बात को दिल में पाले बैठे होंगे? आप नहीं जानते सर उस अमरमणि को। हिटलर है सर, वो एकदम हिटलर है। कोई कुछ भी कहे और आप भरोसा कर लेंगे? पुलिस की वर्दी है आप पर, काफी जिम्मेदारी भरा काम है। जी हाँ, काफी जिम्मेदारी भरा काम है और फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है उर्मिला और गुड्डू को ढूंढना। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को निभाने में आप हमारा साथ देंगे। सर, हम खुद उर्मिला मामी और गुड्डू को सुल्तानपुर जंक्शन से वरुणा एक्सप्रेस की बोगी नंबर B2 में बिठाकर आए थे और हमें अच्छी तरह से याद है कि ट्रेन हमारे सामने ही खुली थी। बहू ले जाओ। तो हो गई आपकी पड़ताल इंस्पेक्टर साहब। निर्मला, बताओ तो इंस्पेक्टर साहब को कि उर्मिला ने क्या कहा था परसों तुमसे रसोई में? वो परसों रसोई में उर्मिला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं चल रहा है दीदी। जीवन के पास जाने का मन ही नहीं करता है। पर क्यों उर्मिला? तुम दोनों का इतने सालों का साथ है और तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते भी हो। चाहते हैं नहीं दीदी, चाहते थे, अब हमारी चाहते बदल गई हैं। अब वो बात नहीं है। और मुझे जो प्यार चाहिए, कम से कम जीवन तो मुझे वो प्यार कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उर्मिला अपनी मर्जी से किसी और के पास चली गई हो। निर्मला के बयान से इस केस का रुख बदल गया। जहां जीवन को शक था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के गायब होने के पीछे अमरमणि और बाकी के घर वालों का हाथ था, वहीं निर्मला का कहना था कि जीवन और उर्मिला की बनती नहीं थी। आखिर सच क्या था? कहां थे उर्मिला और गुड्डू? जीवन जी, ये देखिए, ये है पैसेंजर चेकलिस्ट जो हमें उस ट्रेन के टीसी ने दी थी। 26-27 सीट नंबर के आगे टिक मार्क लगा हुआ है, यानी वो दोनों उस दिन ट्रेन में चढ़े थे। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको पता हो, वो हमारे लिए जानना जरूरी हो? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें किसी भी हाल में अपनी बीवी और बच्चा चाहिए। आप उन्हें ढूंढ के दीजिए सर, बस हम हमसे विनती करते हैं सर। हाँ सर, ट्रेन नंबर 14228 वरुणा एक्सप्रेस के बोगी नंबर B2 के सीट नंबर 28 में मैं बैठा था। आपकी सीट के ठीक सामने वाली सीट पे, यानी कि हाँ 26 और 27 नंबर, एक औरत और एक बच्चा ट्रेवल कर रहे थे। आपने देखा उनको? जी हाँ, एक औरत और एक बच्चा तो थे, ठीक मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे। ये दोनों थे वो? जी नहीं सर, ये तो किसी और की फोटो है। ठीक से देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे नहीं सर, इस बच्चे को तो मैं भूल ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा बच्चा था और इस बच्चे की वजह से मैंने इसके माँ के साथ बातचीत भी की थी। वो कुछ कह रही थी कि वो किसी स्कूल में पढ़ाती है। दोनों जौनपुर में उतरे थे सर। उन्होंने बताया कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? किसी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, उनका स्केच बनाने में हमारी हेल्प करेंगे आप? जी सर, ये हमारे स्कूल की इंग्लिश टीचर है, मानसी उपाध्याय। क्या हम इनसे मिल सकते हैं अभी? श्योर सर। जी सर, इस सीट पे मैंने ही ट्रेवल किया था। मानसी जी, आप एक टीचर हैं। सॉरी सर, स्कूल खुल गए थे और यहाँ आने के लिए मेरे पास टिकट नहीं थी। किससे मिली टिकट आपको? एक लेडी थी सर, समथिंग 24-25 साल की एज होगी। क्या इनमें से कोई थी? ये लेडी थी सर। गणेश, वो शीतल के घर फोन लगा। बाबूजी नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल बता रहा। अनिरुद्ध, तू फटाफट वो उसका माइक खींचा, हो सकता है वो वहां पर हो। पर पापा वो वहां क्यों जाएगी? अरे तुझको देख के आने में क्या है, हो सकता है वो वहां हो। चल जल्दी जा। ठीक है, मैं जाता हूं। राजवीर, ये
शीतल का एजेंडा क्या हो सकता है इन सबके पीछे? एक 5-6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी का एक औरत और 10 साल के बच्चे को गायब करना पॉसिबल नहीं है। जरूर इस प्लान में कोई और भी था उसके साथ। सर एक और अजीब बात है, जब उर्मिला इनके घर गई तो शायद पहली बार उर्मिला और शीतल की मुलाकात हुई होगी, क्योंकि पिछले 8 सालों से दोनों परिवारों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं थी और शीतल को भी इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर। कहीं ऐसा तो नहीं उर्मिला घर में आई और उर्मिला के हाथ शीतल का कोई गहरा राज लग गया हो जिससे शीतल को खतरा हो? हाँ सर, एक ऐसा राज जिसमें नुकसान सिर्फ शीतल को ही नहीं उसके साथ साथ किसी और को भी था, इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने उर्मिला को ही गायब कर दिया। या हो सकता है सर इस गुनाह के पीछे पूरा का पूरा परिवार हो। हाँ हो सकता है, लेकिन एक बात और है, उर्मिला और गुड्डू तो गायब हैं ही, उनका लगेज भी तो होगा, उसको कहाँ ठिकाने लगाया होगा इन्होंने? जो भी हो, ये शीतल नाम की कड़ी तो हमारे हाथ लगी चुकी है, अब इस कड़ी को पकड़ के हमें बाकी कड़ियां जोड़नी है। पापा पापा पता नहीं शीतल के जहन्नुम में चली गई, मायके में भी नहीं है वो। अमरमणि जी, आपके घर की तलाश है और शीतल का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। कहाँ है शीतल? इंस्पेक्टर साहब, शीतल काफी वक्त से घर वापस नहीं लौटी है, सारे घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा होगा घर की तलाशी लेने के बजाय आप हमारी बहू को तलाशें। हिदायतें काफी देते हैं आप, एक हिदायत हमारी भी है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें उर्मिला और गुड्डू का पता नहीं चला तो शायद आप दोबारा हिदायत देने के लिए यहाँ रहे ही ना। सर बैकयार्ड में कुछ मिला है। आओ। शीतल ने यह झूठ क्यों बोला था कि वो उर्मिला और गुड्डू को खुद स्टेशन छोड़कर आई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे खतरा था? क्या उर्मिला शीतल का कोई ऐसा राज जान गई थी जो उसकी गुमशुदगी का कारण बना? और अब शीतल कहां थी? और पुलिस को अब अमरमणि के घर से कुछ ऐसा मिला जिसके बाद उनके होश उड़ गए। इस केस की परतें अभी तो बस खुलना शुरू हुई थी। सर ये तो हमारे बेटे गुड्डू का बैग है। सर ये जला हुआ क्यों है सर? सर क्या हो गया हमारे बेटे गुड्डू को? उसका बैग सर, ये कैसे जल गया सर, बताइए ना। ये सर गुड्डू का बैग है सर। हाँ हमारी बेबी उर्मिला कहाँ है? सर आप कुछ बोलिए सर। गुड्डू, उर्मिला। ये शीतल और उर्मिला के बीच क्या प्रॉब्लम थी? सर हमें कुछ नहीं पता, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल ने हम सबसे झूठ क्यों बोला कि वो उर्मिला मामी को ट्रेन में बिठा के आई थी। गुड्डू और उर्मिला दोनों लापता है। दो लोगों को एक प्रेग्नेंट औरत अकेले तो गायब नहीं कर सकती। और कौन कौन शामिल है इस कांड में? हम में से भला कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर हमें करना ही होता तो हम 8 साल पहले नहीं करते। और जब से हमें पता चला है कि शीतल ने हम सबसे झूठ बोला है, तब से हमें भी शक होने लगा है कि इन सब के पीछे शीतल का ही कोई मकसद है। किसका फायदा है किसका नुकसान ये तो हम ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल आपको एक हिदायत है, सच उगल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, कायर नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे उर्मिला और जीवन पर गुस्सा जरूर है, पर इतना भी नहीं कि एक बच्चे और उसकी माँ को मार डालूं। सर शीतल भाभी कुछ दिनों से डरी डरी सी रह रही थी। हमें लगा कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इन सब चीजों में वो शामिल होंगी। और घर में कौन कौन है जो इन दिनों डरा डरा सा लग रहा है? तुम तो घर में ही रहती हो, जानती हो, समझती हो, तुम्हें तो जरूर पता होगा कि उर्मिला के साथ क्या हुआ और शीतल कहाँ है। हमें कुछ नहीं पता कि उर्मिला मामी के साथ क्या हुआ और ना ही ये कि शीतल कहाँ पर है। अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम सबसे पहले आपको बताते। और वैसे भी हमारे घर में ऐसा कोई क्यों करेगा? सर एक मिनट, शास्त्री नगर के पास एक औरत की लाश मिली है। हटो सामने से। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर डिटेल रिपोर्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये मौत जहर खाने की वजह से हुई है। बॉडी पर ऐसे कोई मार्क नहीं मिले जिससे ये लगे कि मर्डर हो। यानी ये तभी हो सकता है जब मर्डर करने वाला कोई बहुत नजदीकी हो। पॉसिबल है सर। वैसे भी एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को फिजिकली जहर खाने के लिए फोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। राजवीर, मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीतल कहती है उर्मिला और गुड्डू को वो स्टेशन पे छोड़ के आई, पर असल में उर्मिला और गुड्डू स्टेशन पे पहुंचे ही नहीं। फिर पता चलता है कि शीतल ने वो टिकट्स किसी और को बेच दी थी। आखिर शीतल ने ऐसा किया क्यों? क्या मकसद था शीतल का उर्मिला और गुड्डू के लापता होने में? आखिर उर्मिला और गुड्डू हैं कहाँ?
कहीं ऐसा तो नहीं शीतल की हत्या के बाद उनके साथ भी कुछ? एक चीज तो तय है, इस प्लान में कौन कौन शामिल था ये हमें पता नहीं, लेकिन शीतल इस प्लान में शामिल थी ये कंफर्म है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर, सर, शीतल के कॉल रिकॉर्ड डिटेल से एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। एक ऐसा नंबर है जिससे शीतल की रेगुलर बात होती थी। किसका नंबर है? संजय शुक्ला, पंडित है। इन लोगों के इलाके के लगभग सारी घरों में यही पूजा करता था, यहाँ तक कि अमरमणि के घर में भी। तो उसका इन सबसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन यह है सर कि शीतल का इस पंडित से कुछ ज्यादा ही लेना देना था। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स पिछले 3-4 महीनों में फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने कॉल करके कोई गायत्री मंत्र तो सुनाता नहीं होगा। उठा लाओ पंडित जी को। तोड़ दो ताला। सर। पूरा घर छान मारो। सर। ये औरतों का सामान, पर ये सारा सामान यूज किया हुआ लग रहा है सर। सर, अंदर से ये मिला है। ये माजरा क्या है? शीतल और इसके बीच में इतने सारे कॉल्स और गिफ्ट के लेन देन भी। हाँ राजवीर, बोलो। सर, संजय ने हर गिफ्ट की डिटेल्स लिख के रखी है। पंडित आदमी है, ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेता होगा? 7-8 हजार। इसका बैंक अकाउंट चेक करूं? कोई फायदा नहीं। हो सकता है इसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट हो ही ना। इन लोगों का ज्यादातर धंधा कैश पे ही चलता है। सर, सिचुएशन को देख के लगता है कि शीतल का इस पंडित से कोई ना कोई चक्कर तो है। हो सकता है। एक काम करते हैं, अनिरुद्ध से पूछताछ करते हैं। उसकी बीवी मर चुकी है और बीवी का आशिक गायब है। इस त्रिकोण का तीसरा कोण तो वही है। ले आओ उसे। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, मेरा ही बच्चा निकलेगा। आप लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं है। आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी उस शख्स से जिसके लिए वो सब कुछ थी। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो मेरे लिए किसी एक बड़े सदमे से कम नहीं था। पता नहीं शीतल को क्यों झूठ बोलना पड़ा कि वो उर्मिला मामी और गुड्डू को स्टेशन पे छोड़ आई। राजवीर, मेरी थ्योरी के मुताबिक संजय और शीतल का अफेयर चालू था। इसकी खबर उर्मिला को पड़ी, जिसके चलते संजय और शीतल ने उर्मिला को गायब कर दिया। इसी दौरान अनिरुद्ध को अपनी बीवी शीतल की कारगुजारियों का पता चलता है और शीतल का मर्डर अनिरुद्ध के हाथों हो जाता है। अगर मेरी थ्योरी करेक्ट है तो हम इस केस को सॉल्व करने में सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस केस को सुलझाने का हमारा आखिरी कदम क्या होगा? इस केस की शुरुआत हुई थी अनिरुद्ध के घर से। इस केस में ट्विस्ट भी आया अनिरुद्ध के घर से, जब हमें उर्मिला का जला हुआ बैग मिला था। और मुझे पूरा यकीन है इस कहानी का दी एंड भी अनिरुद्ध के घर पे ही छुपा है। इस केस में पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुड्डू और उर्मिला कहां हैं। शीतल ने सबसे झूठ क्यों बोला? शीतल के संजय के साथ कैसे रिश्ते थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिरुद्ध को इन दोनों के बारे में कुछ पता चला हो? सर, एक साथ पूरा का पूरा परिवार कहां जा सकता है? पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। आओ। ये अमरमणि जी का पूरा परिवार कहां गया है, कुछ पता है आपको? सब वो घाट पे गए हैं अपनी बहू की अस्थियां विसर्जन करने के लिए। सिंह, काम करो, फौरन एक टीम लेके घाट पे पहुंचो। आप लोगों में से अस्थि विसर्जन कौन करेगा? नहीं, हम उसकी अस्थियों को हाथ भी नहीं लगाने वाले। बेटा, अस्थि विसर्जन तो तुम ही करोगे ना?
तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? अरे जिसकी मर्जी हो कर दे, नहीं तो पंडित जी से बोल दीजिए, वो कर देंगे। हम कह दिए हम उसकी अस्थि को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और आप हमसे जिद मत कीजिए बस। पर बेटा रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों मरे लोगों की शांति के लिए जिंदा लोगों को तकलीफ दे रही हैं। और वैसे भी पता नहीं कैसे रिश्ते थे संजय और शीतल के बीच में। ये लोग तो कब के यहाँ से चले गए साहब। कहाँ गए? शायद किसी होटल में गए होंगे। आपको मालूम है कौन से होटल में ठहरे हैं ये? अब यहाँ 10-12 होटल हैं साहब, उन्हीं में से किसी एक में ठहरे होंगे। अनिरुद्ध, तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला? तो क्या करता, सच बोलता तो वो लोग मुझ पे शक करने लगते। क्या बात है, लगता है तुम दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था। हमने आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको अनिरुद्ध और माधुरी? क्या हुआ सर? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ गायब है, आखिर बात क्या है? हम कहीं भाग नहीं रहे थे, अस्थि विसर्जन के बाद यहाँ से सीधे घर ही आ रहे थे। अस्थि विसर्जन तो कब का हो चुका, बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं? वो तो सब घाट पे थे, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ना तो वो घाट पे हैं और ना ही अभी तक यहाँ पर वापस लौटे हैं। आखिर गए कहाँ बोलो? सर, एक नाविक से पता चला है कि बाकी के परिवार वाले बोट से नदी की सैर पर निकले थे। अभी तक ना तो परिवार वाले वापस आए हैं और ना ही वो बोट। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधुरी को लेकर आओ। सर। हेलो, लेकर आओ उसे। डरो मत बेटा, हम हैं ना आपके साथ। अब आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, अब आपकी मम्मी को यानी उर्मिला जी को हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कब देखा था आपने अपनी मम्मी को आखिरी बार? अच्छा, जिसने आपका मुंह दबाया उसको देखा आपने? अमरमणि, गणेश, प्रिया, शीतल और निर्मला ने जो उसकी मां के साथ किया था वो शायद उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। इस सब की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर काफी असर पड़ा है, जिससे उभरने की वो अब भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार पुलिस को गुड्डू के साथ साथ मुजरिमों का भी पता चला। जो बात पता चलनी बाकी थी वो ये थी कि इन लोगों ने उर्मिला को क्यों मारा। एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि मुजरिमों की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, अमरमणि, गणेश, प्रिया और निर्मला एक साथ गायब हो गए। संजय की तो पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी, पर उनकी हर मुमकिन कोशिश असफल साबित हो रही थी। सर, फैमिली का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हमारे कांस्टेबल ने बोट से नदी में काफी दूर तक ढूंढा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राजवीर, इन लोगों ने उर्मिला को मार के गुड्डू को एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। इन सब के बाद कत्ल होता है शीतल का, यानी शीतल से कोई इन्हें बड़ा खतरा था। सर, मुंह खोलने का खतरा? एग्जैक्टली। अब इस सीन में बचते हैं 5 लोग, अमरमणि, गणेश, प्रिया, निर्मला और संजय। डेफिनेटली संजय ने गुड्डू का मुंह दबाया होगा और वो इस मर्डर में शामिल भी है, इसलिए वो अभी तक फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या उर्मिला के होने से अमरमणि परिवार को जान का खतरा था? सर, वैसे ये तो वो कैरेक्टर्स हैं जो सामने क्लियर दिख रहे हैं, इन पर्दे के पीछे अनिरुद्ध और माधुरी तो नहीं। आखिर पूरे परिवार वाले इन दोनों को साइड में करके प्लानिंग क्यों करेंगे? आधी कहानी हमें पता चल चुकी है और बाकी की आधी तुम दोनों इज्जत से बता दो, वरना जब हम अपनी औकात पे आते हैं ना तो अच्छे से अच्छे कहानियां बनाना भूल जाते हैं। बताओ, तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून क्यों किया? सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। आप जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी कि तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून किया है। पहले शीतल झूठ बोल रही थी, फिर पूरा परिवार, अब तुम दोनों सच सच बता दो, वरना तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे। सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? पहले शीतल गायब हुई, मैंने उसे खो दिया, अब मेरी पूरी फैमिली गायब है। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तो डर है ये सब जो कोई भी कर रहा है, कहीं वो मेरी पूरी फैमिली के साथ भी।
सर हम लोग सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप ही सोचिए, अगर हम दोनों को कुछ भी पता होता तो क्या हम आपके सामने इस तरह बैठे होते? राजबीर, ये केस जितना सुलझा हुआ दिखता है उतना उलझा हुआ भी है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन सब ने ये मर्डर किया क्यों, वजह क्या थी इसके पीछे। सर मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि इस शीतल का संजय के साथ गिफ्ट वाला चक्कर क्या है। जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है क्या वही सच है, या उन गिफ्ट्स के पीछे कुछ ऐसा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इतने महंगे गिफ्ट्स, सारे यूज किए हुए, जिसको जरूर शीतल ने इस्तेमाल करके लौटा दिए होंगे, और ऊपर से इन गिफ्ट्स के रिकॉर्ड जो संजय ने खुद लिख के रखे थे। ये गिफ्ट्स जहाँ से खरीदे गए उन दुकानों को ट्रेस करो, महंगे गिफ्ट्स हैं, हो सकता है पेमेंट कैश में ना की गई हो। अगर संजय का खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया ही होगा। लोगों से पता करो क्या उन्होंने शीतल और संजय को एक साथ आते जाते देखा था, और पॉसिबल हो तो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर सर ये तो पिंटू है। कौन पिंटू? सर ये प्रिया के पीछे था। सर उन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस लव स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है, और पापा ने एक बार उन दोनों को अपनी आंखों से देख लिया। लगता है मजनू को भी पीछे छोड़ दोगे। तुम हमारी लैला बन जाओ तो मजनू को क्या, निक्का को भी पीछे छोड़ देंगे। मैं बताता हूँ तू क्यों सर मैं बताता हूँ। बता। सर माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। सर मानता हूँ प्रिया और मेरे बीच संबंध था, पर सर बात बराबर की थी सर, इसलिए तो हम दोनों ने मिलकर भूत का नाटक किया था। भूत का नाटक? हाँ सर, वो दरअसल प्रिया के पापा जी ने हमें देखा तो उन्होंने हमें तो कूटा ही और साथ ही साथ प्रिया का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। सर संजय हमारा अच्छा दोस्त था। ए संजय, एक बात बता, ये प्रिया के घर का पूजा पाठ तेरे हाथ में ही है ना? अबे साले अब ये मत बोलना कि तुम दोनों की कुंडली मिलवाएं। अरे नहीं मेरे भाई, तू बस प्रिया और मेरा मिलने का जुगाड़ बना दे। माँ कसम जिंदगी भर लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। संजय ने शीतल भाभी को पटा लिया, जिससे प्रिया और हमें अच्छा मौका मिलने लग गया, और फिर भाभी ने भूत का नाटक स्टार्ट कर लिया, और संजय ने घर वालों को समझाया कि उन्हें भूत झाड़ने के लिए घर से बाहर लेके जाना पड़ेगा, और भाभी के साथ प्रिया भी आने लगी। कभी कभी प्रिया की माँ जी और भाभी भी आते थे, पर उसमें संजय संभाल लेता था। भाभी जी को गिफ्ट्स का शौक था, उन्हें वो मिल जाता था। संजय को पैसे की लालच थी, उसे पैसे मिल जाते थे। सर सर प्रिया और हमें सिर्फ मिलने की चाह थी। सर एक मिनट, मैंने पिंटू की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स चेक की, क्लीन है। इससे भी कोई खास हाथ नहीं लगा है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला की मौत से लेके इन सब के गायब होने तक बस एक राज बना हुआ है सब। एक काम करो, इन सब की फोटोग्राफ्स चारों तरफ सर्कुलेट कर दो, खबरियों को भी अलर्ट करो। इस केस को सॉल्व करने के लिए इन सबका मिलना बहुत जरूरी है। सर अनिरुद्ध, तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे? और फिर गणेश भी तो नहीं है ना। देखो, किसी के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती।
अच्छा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाई हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया। प्लीज खा लो, प्लीज। चलो मैं खिला देती हूँ। सर, 2 दिन पहले घाट के किनारे 3 लाशें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनके पेट से हैवी स्लीपिंग पिल्स मिली। इसके बाद डूबने से इनकी मौत हो गई। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान घाट के दूसरी तरफ हमें एक नाविक मिला जिसने उसी दिन दूसरी तरफ एक लड़की के साथ एक आदमी को निकलते देखा, पर सर वो दोनों की शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। मे बी वो दोनों अमरमणि और प्रिया ही हों, क्योंकि वही दोनों फरार हैं। संजय का तो हमें पहले से ही कुछ नहीं पता है। कहीं ऐसा तो नहीं बाप बेटी ने मिलकर ही इन सबको मारा हो। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधवी को खबर दे दो। इस केस में अभी भी कोई ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगी है। अब इस केस में पुलिस को 3 लोगों की तलाश थी, अमरमणि, प्रिया और संजय। इन लोगों ने खून क्यों किए थे, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला था, लेकिन इतना साफ था कि इस परिवार में ऐसे कई राज दफन थे जिनका बाहर आना जरूरी था। सब 25 साल से अमर भाई साहब हम लोग पड़ोसी हैं साहब। आदमी थोड़े अलग स्वभाव के हैं, ज्यादा उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, और उनकी खुशी तो उनकी बेटी में ही बसती है। दोनों बेटों से बेटी को ज्यादा चाहते हैं। साहब, पिल्लू का किस्सा तो पूरे मोहल्ले को पता है। देखा था अक्सर प्रिया को उसके साथ। प्रिया भी कोई उनमें से कम नहीं थी, वो तो भाई साहब की लाडली थी। इसके लिए अमर भाई ने आज तक उसको एक शब्द नहीं कहा। सर वो प्यार मैं समझता हूँ, लेकिन इन बाप बेटी का, सर इनका कुछ अलग ही किस्म का प्यार चल रहा था। अक्सर मामला जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है सर। मतलब इनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। तू क्या सोच रहा है? तू जो बोलेगा हम सुन लेंगे। सर वैसे मिसिंग भी तो ये सिर्फ बाप बेटी हैं। संजय पहले से ही अंडरग्राउंड है। कहीं सबके पीछे इन दोनों का ही तो हाथ नहीं। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। बाप बेटी के रिश्तों को जड़ तक खुद निकालना होगा। पागल हो गया वो कुछ भी बोलेगा और मैं बैठ के सुनूंगा। पहले तो साला धुला, उसके बाद मेरी बहन को परेशान किया, और जब उसका खुद का नाम आ रहा है तो मेरे पूरे परिवार को बदनाम कर रहा है वो। सर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है। अगर मेरा बस चले ना, साले को जान से मार डालूं मैं। उस आदमी का क्या भरोसा सर, कुछ भी कर सकता है वो। बहुत बड़ा दोगला इंसान है। एक ही पल में दोस्त और दूसरे ही पल में जान का दुश्मन बन जाता है। सर अगर पिंटू को लगता है ऐसा है तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि प्रिया के बारे में पिंटू से ज्यादा और कौन जानेगा सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं अभी। हटो सामने से, साइड। मौत को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए सर। विक्टिम ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। इसका गला किसी दुपट्टे या गमछे जैसी चीज से घोटा गया है। राजवीर, ये पिंटू, अनिरुद्ध और माधुरी, इन सबको चेक करो। संजय की तलाश और तेज कर दो। आसपास की स्टेट्स में कोऑर्डिनेट करो, खासतौर से मंदिरों में, क्योंकि संजय को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ये अनिरुद्ध और माधुरी से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, इनको भी अच्छी तरह से खंगालो। सारे एंगल्स को दोबारा से क्रॉस चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। सर ये अनिरुद्ध और माधुरी तो बचपन के दोस्त निकले, स्कूल कॉलेज सब साथ में हुआ है इन लोगों का। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच ही एक चिंगारी हो जिसकी वजह से बाकी के परिवार वाले जल गए? नहीं सर, अब जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। बिहार भाग के गया, और वो भी कहां? मंदिर में। तुझे ये ध्यान नहीं रहा कि वहां तेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं है। बोल कौन कौन शामिल था इस कांड में तेरे साथ? बोल कौन कौन शामिल था इस कांड में तेरे साथ? मानता हूं कि मैं उर्मिला मामी और शीतल को मारने में मैं था, लेकिन साहब उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा, भगवान कसम। ये सब उस पिंटू और प्रिया का किया धरा है। साहब प्रिया ने हमको बोला था कि वो घाट पे जाके परिवार का पूरा खेल खत्म कर देगी। अरे पगला गए थे वो लोग। उसने हमसे भी कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। सब सच सच भौंक दे। अब एक सेकंड का भी अगर पॉज लिया ना तो तेरी अलग से जबान बाहर खींच लूंगा। सर वो उर्मिला मामी को सब पता पड़ गया था, और सर वो सबको बता देती सर, इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें रास्ते से हटा देंगे। बता, बाकियों ने तेरा साथ क्यों दिया? साहब वो शीतल पे तो भूत आने का नाटक चल ही रहा था,
लेकिन एक दिन जब उर्मिला मामी को सब पता चल गया तब। मामी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर का निजी मामला, आप इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। सबको पता चलेगा तो तुम्हारे पापा की इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। और इस उम्र में भला कोई करता है ऐसा? लगता है वक्त आ गया है कि आपको ना मोक्ष की प्राप्ति हो। ये क्या खिला दिया तुमने मामी जी को? भूत का धतुरा। अब जोर जोर से चिल्लाओ वरना भूत हमारे सर पे नाचेगा। फिर हमने सबको ये कहा कि जो भूत शीतल के अंदर आता है वो अब उर्मिला मामी के अंदर आ चुका है, और अगर अब ये भूत किसी के अंदर आया तो उसकी मौत हो जाएगी। सब परिवार वाले बहुत डर गए। फिर हमने कहा कि अगर उर्मिला मामी को ही मार दिया जाए तो ये भूत का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर इन सब के बाद शीतल भाभी की हालत पतली हो गई। सर वो कभी भी किसी को जाके सब बता सकती थी, इसलिए हमें तो लाशें 3 मिली थी, गणेश, निर्मला और नाविक की। तो फिर अमरमणि की लाश? सबको मारने के बाद प्रिया और मेरा प्लान था कि हम लापता हो जाएंगे। तो सर जैसे ही आपने हमको पकड़ा सर, हमें डर लगा कि अगर आप प्रिया तक पहुंचे तो वो सारा इल्जाम हम पर ठोक देगी। जुर्म की रोशनी देखने में तो बड़ा मजा आता है पिंटू, लेकिन उसकी चकाचौंध मुजरिम को कब अंधा कर देती है उसे पता भी नहीं चलता। प्रिया ने तो तेरे प्यार में क्या क्या प्लान किए थे, और आखिर उसको मारा भी तो किसने? खुद उसी के प्यार ने। सही कहते हैं शायद लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। और तू तो धर्म का ज्ञानी था, लालच ने तेरे ज्ञान पे भी पर्दा डाल दिया, जो तू इनके साथ हो लिया। अब देना प्रवचन अपने कुकर्मों का सलाखों के पीछे। उर्मिला सिर्फ और सिर्फ प्रिया को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन प्रिया, पिंटू और संजय इस ड्रामे को खुलने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिलकर भूत का नाटक रचा, जिसकी वजह से उर्मिला की मौत हुई। उनके लिए एक झूठ की कीमत एक इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा निकली, और शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ गिफ्ट्स के लालच में उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपनी जान की कुर्बानी। प्रिया प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने अपने परिवार को ही जान से मार दिया। वो परिवार जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो परिवार जिनको उसकी चिंता थी। इस केस में उर्मिला इकलौती इनोसेंट विक्टिम थी, पर बाकी के सारे विक्टिम वो थे जो खुद इस केस के गुनाह में शामिल थे। काम, क्रोध, मोह, माया जब अपनी हदों से आगे बढ़ जाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, इतना बुरा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहावतें, दोहे कई बार जिंदगी के एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें अगर समझो तो जिंदगी जीने का नजरिया मिल जाता है, लेकिन कई बार जानते समझते हुए भी हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, अनसुना अनदेखा कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तों की इमारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरत होती है भरोसे की। मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और जब ये भरोसा टूटता है तो पैदा होती हैं गलतफहमियां। मैंने एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा, और कई बार ये गलतफहमियां अपराध का रूप ले लेती हैं। आज का ये उलझा हुआ केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कभी कभी सच्चाइयां कितनी कड़वी होती हैं, कितनी पेचीदगियों की आड़ में छुपी हुई होती हैं कि जब वो सामने आती हैं तो सबके होश उड़ा देती हैं। नमस्ते। जितेंद्र घर पर है? जी, वो तो ऑफिस निकल गए। कोई बात नहीं, आए तो कहिएगा नंदलाल मिश्रा वापस आ गए।
तो मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते। हाँ, नाम याद रहेगा ना? नंदलाल मिश्रा। बताना ना भूलिएगा। आप जाओ, मम्मी आ रही है अभी। हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ बात कर रही हूँ। आपको पता है, बुजुर्ग इंसान था, लेकिन बहुत ही अजीब था वो। है कौन? क्यों आ रहा है बार बार मिलने? आप फिर से आ गए। देखिए, हमारे पति आपको नहीं जानते और उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई बात ना करें। अगर आप दोबारा आए ना तो हम पुलिस स्टेशन फोन कर देंगे। पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास या मैं दूं? बाप रे, मैं तो डर ही गई। आपको पता है, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो कहता है कि नंबर है या दूं। बहुत ही अजीब इंसान है वो। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? कौन है? क्यों बार बार आता है हमारे घर? नाम याद रहेगा ना? हाँ, नंदलाल मिश्रा नाम बताया अपना। कहा कि बोल देना वापस आ गया है। मुझे तो डर लगने लगा है अब। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाके उससे बात करो ना, आखिर पता तो चले कि कौन है, क्यों आ रहा है बार बार। निकल यहाँ से। बापू ने कहा है, अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा सामने कर दो। साले बुड्ढे, तू जाता है या? क्या करोगे? जला दोगे? जान से मारोगे? खून कर सकते हो तो 2 थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? ये रे मेरा गाल, मारो। हाथ क्यों रुक गए? तुझसे बहस नहीं करना चाहता मैं। निकल जा यहाँ से। आज आपको सब बताना ही पड़ेगा। हत्यारा क्यों कहा उसने आपको? और आप खून कर सकते हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? बोलो ना। भैया, ये 2 समोसे देना है। वो हरी वाली चटनी है, ज्यादा तीखी वाली बांध देना। कुशल्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए समोसे खाए हुए, समोसों का स्वाद भूल गई होगी बेचारी। नहीं सुधरेगा ना? पता भी आपको, आज तीसरा दिन है और घर के बाहर पेड़ के नीचे वो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर घर बनाकर बैठ गए। लोग कैसी कैसी बातें करें, कुछ पता भी है आपको? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके रख दी है। लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरी तो कान पक गए। आपसे कह रही हूँ, जाकर जो बात करनी है जाके कीजिए। अब जाइए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चुपचाप तो रह रहे हैं हम लोग। जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। तुम्हें रहने के लिए यही जगह मिली है। चल बुढ़िया, निकल निकल। अपने पति को समझा ले, ज्यादा नाटक ना करे वरना। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया, बाकी बुढ़े को तुम समझाना। हमारे मोहल्ले में खूनियों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए? सामान भी फेंक दिया। बस बस। अरे क्यों आंसू बहाती ऐसी नालायक औलाद के ऊपर? चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे? कब तक रहेंगे? तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक जब तक मैं उनसे उनका सुख चैन नहीं छीन लेता जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी के 10 साल छीने। उम्र कैद भुगत चुके हैं उनकी वजह से हम।
शांत रह तू। ले समोसे खा, तेरी मनपसंद तीखी चटनी के साथ लाया हूं। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। क्यों पीछे पड़ा मेरे? नंदलाल के साथ अतीत में घटी घटनाएं क्यों उसके आज पर हावी हो रही थी? क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति नंदलाल मिश्रा जितेंद्र को परेशान कर रहा था, उसे हत्यारा कहकर उसके पीछे पड़ा था? और दूसरी तरफ क्यों एक पिता कमल मिश्रा अपने बच्चे को यातनाएं दे रहा था? आखिर सतह पर बिल्कुल अलग अलग लगती इन कहानियों को किस कड़ी ने जोड़ा था? सच पर से अभी कितनी परतें उठनी बाकी थी? बिट्टू आ गया? चल तू ना हाथ मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ। मगर रुक, तू तेरे तेवर नहीं बदलेगा। इतनी मार खाता है इसके बाद भी मुझे घूर के देख रहा है। बाप से नजर मिलाएगा। आंख नीचे कर, आंख नीचे। दादी, 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 छोड़ो बिट्टू, चाहे से क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उस बेचारे की? तो जान ही ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ो ये सब, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम दादी। झुक झुक जी मेरे बच्चे। ये क्या माँ जी, आशीर्वाद भी। हम लोग को बताया भी नहीं। हम लोग क्या इतने पराये हो गए? आप चलिए हमारे साथ। हमारे होते आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए आप। पुरानी बातें को भूल जाओ अम्मा, चलो हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ, चलिए। हेलो, क्या? हे राम। माँ जी, ये क्या लगते हैं आपके? जी मैं इनका बड़ा बेटा नीलेश हूँ। अरे तो जरा समझाइए इनको, वो जितेंद्र गुप्ता से क्यों झगड़ा मोल रहे, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं उनको, समझाइए। बाबूजी आपकी दवाई। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबूजी इसमें हमदर्दी वाली क्या बात है? हम तो आपके अपने हैं ना। कोई अपना नहीं है मेरा। बंद करो ये अपनेपन का नाटक। ना तो तुम मेरी बहू थी और ना ही कभी बन सकती हो। जानता हूं मैं क्यों तरस आ रहा है तुम्हें हम पर। तुम्हारी नजर मेरे उस मकान पर है जो आज भी मेरे नाम है। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ये बाप और बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अरे बेटा, आओ आओ आओ। वह रुक जाओ नीलेश। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद। पर बाबूजी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने, नहीं माने ना तुमने मेरी बात। अरे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अपनी जात में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? सुनिए, आशीर्वाद तो देने दो बच्चे को। कौशल्या, अगर तुमने इसके सर पर हाथ रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अब हमारी चिता को आग लगाने में मत आना, समझे? तो खड़े देख क्या रहे हो?
जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ। चलो कविता। जाओ, निकल जाओ। अरे जाओ, खड़े क्यों, जाओ। वकील साहब और कितना समय लगेगा? अरे नीलेश जी परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वकील साहब समय हाथ से निकलता जा रहा है, अगर जल्दी कुछ किया नहीं तो। अरे नीलेश जी चिंता मत कीजिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, ये सब आपका ही हो। नंदलाल मिश्रा और उनकी पत्नी कौशल्या न जाने कितने तूफानों से गुजर रहे थे, अपने अंदर न जाने कितनी आग समेटे हुए थे, उन पर न जाने कितने गंभीर आरोप लगे थे। क्या नंदलाल और कौशल्या को इस आरोप में फंसाया गया था? क्या जेल से बाहर आने के बाद जितेंद्र का पीछा कर नंदलाल कुछ हासिल करना चाहता था? क्या झूठे आरोप और सजा का गुस्सा उसके मन पर था और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था? आखिर क्या है इस कहानी का सच? बैठ, बैठ। ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताओ? मुझे संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। ये तुम कुछ खा लो, फिर दवाई देता हूँ मैं। बिट्टू बेटा, आजा 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 बेटा। बेटा तुझसे एक बात साफ करनी थी, हमने तेरी माँ को नहीं मारा। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लोग ही बोलते थे कि मेरी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये बात सच है? पर रोज रोज मारते हैं मुझे। एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं ना, और वो तो संतेली माँ भी ले। एक चम्मच बस बेटा, बस एक चम्मच। हाँ मैं नहीं खाऊंगा। क्या हो रहा है? देखिए ना, ये कुछ भी नहीं खाता। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मतलब तो यही है ना कि मैं उनका खून नहीं। प्लीज प्लीज दादा दादी, प्लीज मुझे बता दो मैं किसके औलाद हूँ। दादी दादा प्लीज मुझे बता। दादी कुछ तो मत। कैसी बातें कर रहा है ये, देखो। पता है मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब चिढ़ाते हैं मुझे, बोलते हैं तेरा बाप कौन है। क्या जवाब दूं मैं? अगर वो मेरा बाप नहीं है तो उसने मुझे घर पे क्यों रखा? तेरी माँ कहाँ है बॉडी? सर मैं इनको जानता हूं, मैंने इनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुक्ला सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लो ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहते थे ना, कहाँ गए? बाबूजी, बाबूजी, हमारी अपने आप एक हफ्ता पहले ही
मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे दमे की बीमारी है। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो अपना अहंकार छोड़कर मुझे लेकर नीलेश के घर रहने आ गए। लेकिन दिल से उन्होंने कभी भी दोनों को अपनाया नहीं। कौन मार सकता है आपके पति को? आपको शक है किसी पे? बदला लेना था अपने बाप से। बदला? किस बात का बदला साहब? उन्होंने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा था। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था साहब, तो बदला किस बात का लेना? तो फिर कुंडली जमा के क्यों बैठे थे उनके घर पर? सच तो ये है साहब कि हमारे बाबूजी ने हम दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस डाला है। इसी बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं साहब, बस इतना ही। घर हासिल करने के लिए तुम दोनों ने जान ले ली? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि हमने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये सब हमने नहीं किया। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि जीना हमारा मुश्किल हो गया था उनकी वजह से। हमने किसी की जान नहीं ली है। क्या सच है क्या झूठ, ये हम तुम्हारे हलक से निकलवा लेंगे। सच को कब तक छुपाओगे तुम? सच यही है सर, हमने उन्हें नहीं मारा, हम लोग खूनी नहीं हैं। नफरत थी अपने बाप से, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। मरते मरते भी हमें फंसाकर चले गए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। सर, नंदलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर 3 दिन पहले रात को, लेकिन उस समय कमल और कुसुम के मोबाइल के लोकेशन उनके घर की है। कहीं इन दोनों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी? हो तो ये भी सकता है कि दोनों ने जानबूझ के अपने मोबाइल घर पे छोड़े। कमल और कुसुम दोनों के बैंक डिटेल निकलवाओ। शुक्ला, उस वक्त ये जितेंद्र कहाँ था? इस जितेंद्र से भी मिलना होगा। सर, नंदलाल ने जितेंद्र पे अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जितेंद्र का उसकी पहली बहू के साथ चक्कर था, और जेल से आने के बाद नंदलाल ने जितेंद्र को तंग करना शुरू कर दिया था। जीना हराम कर रखा था उसका। जितेंद्र ने एफआईआर की थी कि नंदलाल उसे हैरेस करता है। खूनी हत्यारा। भैया चाय देना। ऐसे चाय शुद्धि पापी आदमी है, खूनी हत्यारा। ए रुक, चलो भाई। अरे किसकी हत्या करवाने ले जा रहा है ये? पूछ तो लो इससे। हत्यारा है ये, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा इसने। चलो भाई, कातिल है तू, कातिल। अरे बेटा, ये बच के खूनी कातिल जा रहा है ये जला के मार डालता है। बचो बचो, कातिल है ये, कातिल। ये मार देगा किसी को भी पकड़ के। जला के मारता ना तू लोगों को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। हत्यारा। अगर जितेंद्र को कुछ करना ही था तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों करा था? राइट सर। सर, 2 लोग और, नीलेश और कविता। कहीं इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया या फिर करवाया? क्यों? सर, बाप ने इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना प्यार जता रहे थे। आजकल के बेटा और बहू इतना करते हैं क्या? शुक्ला, कहीं ये प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं? पता करो। शुक्ला, इस केस में सभी शक के दायरे में है। पिछली बार अगर नंदलाल को इंसाफ नहीं मिला तो इस बार हमें उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। राइट सर। चलो। अब पुलिस को विश्वास होने लगा था कि नंदलाल किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे थे, ताकि उन पर और उनकी पत्नी पर लगे दाग हट सके। लेकिन इंसाफ की नजर में उनकी बहू का केस क्लोज हो चुका था। अब सवाल यह था कि अगर उन्होंने सरिता की हत्या नहीं की थी तो फिर मुजरिम कौन था? और अब नंदलाल मिश्रा की हत्या भी हो चुकी थी, तो पुलिस इस सोच में थी कि क्या इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कोई एक ही इंसान था। लेकिन नंदलाल के खून की वजह क्या थी? क्या जितेंद्र का वाकई इन दोनों केसेस से कुछ लेना देना नहीं था? सर, आप लोग? जितेंद्र कहाँ है? सर, हम भी कल से बहुत परेशान हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, और तो और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं उस बुड्ढे ने तो कुछ। आपको उन बुजुर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी हत्या हो चुकी है। चिंता करनी है तो अपने पति की कीजिए जो गायब हैं। वैसे जितेंद्र के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। शुक्ला सर, इनके घर पे खबरी लगवा। राइट। कहीं जितेंद्र ने ही तो नंदलाल को नहीं मारा? नंदलाल को जितेंद्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था और जितेंद्र को अपना फंसना तय लग रहा। एक काम करो, सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करो और जितेंद्र की फोटो भिजवाओ। नीलेश की डिटेल्स भी? जी सर, वो अपने लॉयर से मिल रहा है। पता चला है कि वो प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पर करने की कोशिश कर रहा है। सर, हो सकता है ये कोई साजिश हो।
मैंने यादव को बोल दिया नजर रखे। गुड। देखिए लड़के की कंडीशन बहुत सीरियस है, 60% जल चुका है, इसलिए फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक्सक्यूज। लगता है जलने जलाने का बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को। आप कहना क्या चाहते हैं? ये हमने खुद को जलाया है? क्या पता, बिट्टू को आधे रास्ते तो पहुंचा ही दिया है। हाँ? 60% जल चुका है वो। लेकिन हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा बिट्टू ने हमें मारना चाहा। बिट्टू ने? क्यों? अरे यार क्या पार्टी थी, मुझे तो बिल्कुल सच में उसका डांस तो मतलब कमाल का। किसी बिट्टू क्या ये, तू गीला क्यों है? और ये केरोसिन की महक। तुम दोनों मरोगे मेरे साथ यहाँ पर। बिट्टू बेटा किसी बातें कर रहे हो? और ना ही इस आदमी का। तुम दोनों को पता चलेगा कि रोज रोज जलना कैसा। ये क्या कर रहा है? छोड़ से, रुक जा। बिट्टू नहीं। बिट्टू ने ये सब हमें सजा देने के लिए किया। वो अपने पिता से नफरत करता है और हमेशा से इनसे गुस्से में ही बात करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसके असली पिता है ही नहीं और उससे जरा सा भी प्यार नहीं करते। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है हम लोगों ने। इस पर भरोसा करें, कौन सच्चा है? सर हो सकता है बिट्टू ने ही अपने दादाजी को मारा हो और फिर गिल्टी फील करके खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर वो कमल और कुसुम को क्यों जलाए? राइट्स। सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से कई घंटों तक बिट्टू और नंदलाल मिश्रा के फोन की लोकेशन सिम रही है। साहब, बिट्टू के इस हालत का जिम्मेदार मैं और मेरे पति थे। अगर सरिता के मामले में हम चुप रहे होते तो आज मेरी बहू जिंदा होती और बिट्टू भी इस हालत में ना होता। परेशान हो गई हूँ मैं जितेंद्रा, कमल के साथ रह रह के। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब बता मुझे। ये छुप छुप कर मिलना, ये फोन पर बातें करना, अरे हमें तो लगा था अच्छे घर की लड़की हो, ऐसी घटिया हरकतें करने वाली चालू लड़की नहीं हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये रिश्ता पक्का किया था हमने। बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। चुप। बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू ने अपने दादा की हत्या की हो और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। साले क्या बोला मेरी माँ के बारे में तूने? क्या बोला? बिट्टू बेटा हट, क्या कर रहे हो? हटिए पीछे से। मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात बेटा, तू रुक। मैं कोई नहीं है। जा बेटा, छोड़ो मुझे। जा किसी का रुकना बेटा, रुक। मारना है ना मुझे, मुझे मार। गालियां देना चाहता, मुझे गालियां दे। मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटा। उसने क्या किया? मैंने किया। मैंने सच को नहीं छुपाया है ना, तो मेरे सच बोलने की वजह से तुझे सजा मिली है। गलती मेरी है, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा था। इस गलती की सजा दे मुझे। मार बेटा, मुझे मार मुझे। क्या कर रहे हो दादाजी? मुझे मार बेटा, मुझे माफ कर दो दादा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ। बहुत अच्छे हो। उसके बाद बिट्टू अपने दादू से अक्सर मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। बहुत करीब आ गए थे दोनों। बहुत खुश थे वो लोग।
बिट्टू के पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने दादाजी की हत्या करे, लेकिन ये एक पहेली है कि उसने अपने साथ साथ कमल और कुसुम को मारने की कोशिश क्यों की। हाँ बोलो। ठीक है सर, जितेंद्र एक होटल में छुपा हुआ है, चलो। सर जितेंद्र ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, लेकिन कल रात से अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ बोल। ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो। शुक्ला सर, पूरे एरिया के अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर, चाकू ये देखिए। शुक्ला सर, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। मर्डर चाकू से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल का मर्डर भी चाकू के वार से ही हुआ था। खैर, इस चाकू के फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर। देखिए, आप रोज रोज यहाँ मत आएगी। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। साफ दूध की जली, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सर, जितेंद्र का कत्ल जिस चाकू से हुआ, वही चाकू नंदलाल को भी मारने के लिए यूज किया गया। ये देखिए, और उस चाकू पर जितेंद्र के उंगलियों के निशान भी मिले। और सर, खबरी ने यह खबर दी कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने चाकू खरीदा। जाहिर है जितेंद्र ने आत्महत्या तो नहीं की होगी, तो किसी और के उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, लगता है सर मुजरिम बहुत शातिर है। या तो उसने ग्लव्स पहने होंगे या फिर निशान मिटा दिए। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र ने नंदलाल को मारा है। तो फिर जितेंद्र को किसने मारा? शुक्ला सर, जितेंद्र की पूरी कुंडली निकालो। क्या करता था, कहाँ उठता बैठता था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं? सब कुछ। सर। पुरानी बातों का बोझ लेकर कब तक जीते रहेंगे? नई शुरुआत क्यों नहीं करते? वो बात पुरानी कहाँ हुई कुशल्या? उस बात के बाद और कोई बात तो हुई नहीं हमारे जीवन में। उसी बात के बोझ तले तो दब कर जी रहे हैं हम। सर, जितेंद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा रकम रेगुलर उसके अकाउंट में जमा होती है। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर, 10,000 की सैलरी में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। कहां से है ये सब कुछ? वो सर, हमारे हस्बैंड हर महीने घर के खर्चे के लिए ऊपर से 5-6 हजार देते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते थे। हाँ, लेकिन मैं हर खर्चे का हिसाब रखी हूँ अपने कॉपी में तारीख के साथ। ठीक है जी। सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। वो शादी से पहले से ही पैसे ला रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते हैं। हाँ बोल। ठीक है, हम आते हैं। सर, मैं पुरानी एल्बम ढूंढ रहा था।
अपनी माँ की फोटो के लिए, तो तभी मुझे पापा और सौतेली माँ की कुछ फोटो मिली कॉलेज की। मैं तभी समझ गया था कि एक दूसरे को पहले से जानते। और सर, मैंने इनकी बातें सुन ली थी दादाजी के बारे में कि वो दादाजी को मारने वाले। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये केस सुलझा नहीं पाए, क्योंकि कुसुम जी 10 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी तब तो आप पिक्चर में ही नहीं थे, कोई नहीं जानता था आपके बारे में। खैर, आप दोनों को एक खुशी की खबर देता हूं, बिट्टू को होश आ गया है और उसने हमसे खुलकर बातें की हैं। उसने हमें बताया कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, या फिर मैं यूं कहूं कि आप दोनों को मारकर खुद को सजा देने की कोशिश क्यों की, क्यों किया ये सब। बोलो, और शुरू से। सर, मैं और कमल कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब नीलेश भैया की शादी के बाद बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो हमें लगा कि वो हमारी शादी के लिए तो कभी नहीं मानने वाले। पहले तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाबूजी को सरिता और उसके आशिक पे शक हुआ तो हम एक उपाय सोचे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने कुसुम को घर पे बुलाया और मैंने चुपचाप से घर में जाकर किचन में गैस पाइप को काट दिया। मैं घर से बाहर ही निकल रही थी कि जितेंद्र ने मुझे देख लिया। आ गया हमारा राजा बेटा स्कूल से। यार चलो चलो, हाँ मम्मी। बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी नाश्ता लेके आती है तेरे लिए, है ना। एक मिनट में जरा तेरा बैग रख दूँ। सुनिए, किसी को बुला लीजिए। जितेंद्र इतने सालों तक ब्लैकमेल करता रहा मुझे। तुमने तो अपना भविष्य उज्जवल कर लिया है कमल के साथ शादी करके। कुछ हमारे बारे में भी सोचो। मेरे प्यार की खबर पे तो तुमने अपना घर बना लिया है। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो सीधा अंदर जाओगी, सोच लो। तो नंदलाल को मारने का काम जितेंद्र को सौंपा था। बाबूजी ने जितेंद्र का जीना हराम कर रखा था और हमें भी डर लगने लगा था कि एक दिन बाबूजी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए हमने जितेंद्र को और पैसे का लालच देकर अपना काम करने के लिए तैयार किया। जितेंद्र को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हमारी बातों में आकर वो राजी हो गया। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि वो बाबूजी को मारकर कहीं गायब हो जाएगा। तो उसने बाबूजी से कहा कि वो सरिता का मर्डर कन्फेस करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, और इसी बहाने से उसने बाबूजी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। तुझे आज मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुझे मिलना था ना अपनी बहू के असली कातिल से, तो देख पलट के, देख ना। तुम्हारा काम हो गया, लाओ मेरे 10 लाख रुपए। देते हैं? इतनी जल्दी क्या है 10 लाख की? 10 लाख में लाश को ठिकाने लगाना भी शामिल है। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, फिर देते हैं ना 10 लाख। चलो उठाओ। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब जिंदगी भर जेल में पड़े यही सोचते रहना कि क्या मिला ये सब कुछ करके। अब उसकी दादी ही उसके जख्मों पर मलहम लगा रही है। आखिर क्या हासिल हुआ इस जुर्म से? लेकिन रिश्तों का हासिल है क्या? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, गहने, या फिर जिसका रहीम के दोहे में वर्णन है, प्रेम का धागा, वो हासिल है? क्या बूढ़े माँ बाप हमारी नजरों में उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी सिर्फ जायदाद हैं? और अगर यही उनकी कीमत है तो फिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद जमा करते हैं? ये हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। एक आखिरी बात, जो मान्य है उसे मिटाकर एक बार हर रिश्ते, हर संस्कार, हर मूल्य को अगर हम नए सिरे से देखें तो शायद कोई और ही सच दिखाई देगा। शायद ये समझ में आएगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है
और अगर कोई रिश्ता उम्र भर के लिए बोझ, जिम्मेदारी या जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।